हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। और अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सिलेबस को हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोग के लिए जो मटेरियल आप लोग को हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में उसको मैं लेकर आती हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उन लोगों के पास थोड़े आर्थिक स्थिति के अच्छी नहीं रहने के कारण या फिर किसी कारणवश वो स्टडी मटेरियल को नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण मैं ये उस दशा को देखकर ही मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था ताकि मैं उन स्टूडेंट्स तक अपने मटेरियल को अपने वीडियो को पहुंचा सकूं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं शुरू से भी वही बोलते आई हूँ। फर्स्ट अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें भी मैंने वही बोला था कि मैं किसी भी प्रकार का आप लोगों को पैसे का डिमांड नहीं करूँगी और इन फ्यूचर में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डिमांड नहीं करूँगी। मैं जितने भी प्रकार के आप लोग को मटेरियल दे रही हूँ वो मेरे तरफ से बिल्कुल ही फ्री है। और मैं बनाती हूँ वीडियो, खुद ही नोट्स बनाती हूँ, खुद ही आप लोग तक लेकर आती हूँ। मेरे कोई हेल्पर भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप लोग नोट्स और पीडीएफ की डिमांड नहीं कीजिए। आप लोग को जो क्लास करवाए जा रहे हैं उसको देखिए, खुद से नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरा दिया हुआ चीज़ अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूं या नोट्स दे दूं, आप उसको अगर देख कैसे ही लिख लोगे तो वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक आप खुद से उसको नोट्स नहीं बनाते हो। तो और पीडीएफ बनाने के लिए भी मान लीजिए उतना टाइम देना पड़ेगा और उतने टाइम मेरे पास है नहीं। और नोट्स भी मैं आप लोगों को ऐसे कैसे दूँ, मैं तो क्लास ले रही हूँ ना, आप लोग क्लास से उसको लिखिए। और अगर मैं आप लोग को मान लीजिए दे भी दूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो आप जानेंगे कि अच्छा मेरे तो मोबाइल में नोट्स है तो मैं उसको देखूंगी, बाद में देखूंगी करके वो मोबाइल में ही रह जाएगा, आप लोगों को कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो लेकर आ रही हूँ इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सब चीज़ तो पीडीएफ में नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग क्लास के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग जिस प्रकार से मुझे सपोर्ट करें उसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसे पूरा फुलफिल करने का कोशिश करूँगी और उसी प्रकार की वीडियो लेकर आने का मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल। हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था को देखा, सामाजिक संगठन को देखा, तो इसके ही अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आ जाता है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा और सामाजिक नियंत्रण के साधन यानी सोशल कंट्रोल। एक तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कंट्रोल होता है सोसाइटी के ऊपर वो दो माध्यमों से होता है। एक तो कानून के माध्यम से हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ रहता है, एक रिलीजन के माध्यम से। ठीक है, एक कोई भी हम गलत काम करने से डरते हैं, हमको लगता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो कानून हमको सजा देगी। और एक ये डर लगता है कि अगर हम गलत काम किए तो भगवान हमको सजा देंगे, धर्म के रूप में हम लोग को ऊपर कंट्रोल रहता है। तो उसी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोग के पास मैं लेकर आई हूँ। क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था। मर्टन ने, समनर ने, डेविस ने या रॉस ने। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉस ने सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं E.A. रॉस ने संभवतः सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, सोशल कंट्रोल, कब उन्होंने लिखी है, 1901 में सामाजिक नियंत्रण का विशद विश्लेषण किया है। मैंने उसमें बहुत व्यापक रूप में इसका विश्लेषण किया है। और विश्लेषण करते हुए रॉस लिखते हैं कि सामान्यतः सामाजिक नियंत्रण से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमाना हस्तक्षेप है। व्यक्ति सरकारी अधिकारी, नेता अथवा कार्यकर्ता हो सकते हैं। अर्थात इनके बोलने का तात्पर्य है कि सामाजिक नियंत्रण हम किस में समझते हैं, तो जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो हमारे ऊपर मनमाने ढंग से नियंत्रण किया जाएगा। तो वे कौन से रूप हो जाएंगे, कौन से व्यक्ति हो जाएंगे, या तो वो सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, कोई नेता हो सकते हैं या फिर कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनके द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण किया गया हो।
सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है। तो सामाजिक नियंत्रण अगर बात आता है तो किनका नाम आता है, अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रॉस का। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, सोशल कंट्रोल। इसमें उन्होंने सामाजिक नियंत्रण का विशद विश्लेषण किया है। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत, पेरेटो का चक्रीय सिद्धांत और वेबलन का प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग सिद्धांतकारी हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है। जो प्राथमिक हमारा जो प्राइमरी कंट्रोल हमारे ऊपर होता है वो किस माध्यम से होता है, परिवार के माध्यम से, पड़ोस के माध्यम से या मित्र मंडली के माध्यम से। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, इस तीनों के माध्यम से हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो सर्वप्रथम समाजीकरण होता है वो अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय में ही होता है। तो उसी के माध्यम से उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। इसमें बोला गया है कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूहों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत आपके परिवार आ जाएंगे, मित्र मंडली आ जाएंगे, आपके क्रीड़ा स्थल आ जाएंगे, आपके सहयोगी, आपके साथी आ जाएंगे, आपके पड़ोसी इत्यादि, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे प्रकार से है, आपको एकदम क्वेश्चन बनाते बनाते ही ये कॉन्सेप्ट ही पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है किस प्रकार से, औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावली द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावली द्वारा, या फिर देखिए उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, औपचारिक नियंत्रण एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावली द्वारा क्रियाशील होता है। औपचारिक जो साधन है उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपके पुलिस, कानून और ये सब आ जाएंगे। और अनौपचारिक के अंतर्गत मतलब अनौपचारिक के अंतर्गत आपका रिलीजियन आ जाएगा, और औपचारिक के अंतर्गत आपका जितना भी लॉ, कानून, ये सब है, ये सभी चीज़ें आ जाएंगे। तो अनौपचारिक के प्रमुख साधन कौन कौन से हो जाएंगे, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, ये सभी जो है अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक एजेंसी से संबंधित है। अनौपचारिक एजेंसी से राज्य, कानून, परिवार या प्रथा। तो अनौपचारिक में हम लोग क्या देखें कि जितने भी रिलीजियन टाइप की, इस टाइप की जो चीज़ है वो अनौपचारिक में आ जाएंगे, और औपचारिक में आपका जो कानून, ये प्रथा है। तो फिर ये 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन है उसी से हम लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग क्या है, सामाजिकरण है। कैसे है हम लोग देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को सामाजिकरण के द्वारा होती है। जिन माध्यमों के द्वारा सामाजिकरण होता है बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इसलिए कभी कभी सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक सी लगती है। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सामाजिकरण होगा, समाज में सामाजिकरण भी नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। अतः स्पष्ट है कि सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम प्रभावी ढंग, क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति समाज में जब उसका जो प्राथमिक उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है तब उसको सिखाया जाता है कि समाज के अंतर्गत किस प्रकार से सामाजिकरण करके रहना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, तो इसी से उसका नियंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता। तो औपचारिक के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, तो धर्म नहीं आता, क्योंकि धर्म किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। तो आपका कानून, कारावास, राज्य, ये सभी आ जाएंगे।
इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि औपचारिक नियंत्रण वो नियंत्रण है जो लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है, जैसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अपहरणकर्ता पर मुकदमा चल रहा है तो न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना अनिवार्य है। राज्य, पुलिस, न्यायालय, किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है। और प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? तो औपचारिक में कौन नहीं आएगा? तो धर्म नहीं आएगा। वह धर्म किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? तो देखिए आपको देखना होगा, परिवार क्या हो जाएगा? अनौपचारिक हो जाएगा। परंपरा भी अनौपचारिक हो जाएगा। प्रथा भी अनौपचारिक हो जाएगा। तो राज्य इसका सही आंसर है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एजेंसी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो सामाजिक नियंत्रण हम लोग पढ़ रहे हैं, हम उसका लक्ष्य क्या है? सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना। तो सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज की व्यवस्था से बचाना एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। जिस प्रकार राज्य अपने नियमों के उल्लंघन करने वाले को दंड देता है, समाज भी क्या करता है? सामाजिक नियम कानूनों को तोड़ने वालों को दंड देता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहार में निश्चितता तथा एकरूपता रहती है। अतः सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ठीक है, जनरीति के बारे में, नमस्ते करना, अंतर्विवाह, वही विवाह या एक विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमस्ते करना। ये सामाजिक नियंत्रण का साधन है। कैसे बोला जा रहा है कि जब समाज प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा रखता है कि जिस परिस्थिति में उसे किसी ढंग से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक समाज को अपनी अपनी लोक रीतियाँ होती हैं, उसके अलग अलग फोकवेज होते हैं। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार बैठकर भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से बैठकर भोजन करना चाहिए, किससे मिलने पर किस ढंग से अभिनंदन करना चाहिए, विदाई के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस अवसर पर किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, महिलाओं के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसा हो, ये सब हमारी जन रीतियाँ हैं। ठीक है, किस प्रकार के हजारों अपेक्षित व्यवहारों को लोक रीति कहा जाता है, ये सब हमारे क्या है? लोक रीति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये अपेक्षा की जाती है कि यदि अपने से बड़ा कोई अतिथि आता है तो उन्हें हाथ जोड़ के हाथ लोकरीति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अपेक्षा की जाती है कि यदि अपने से बड़ा कोई अतिथि आता है तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करना अथवा पैर छूना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस परंपरागत ढंग से अभिनंदन नहीं करता है तो वैसे लोगों की थोड़ी बहुत निंदा तो की जाती है, पर समाज उसे कठोर दंड नहीं देता। अपेक्षित व्यवहार मात्र अपेक्षित ही होता है, नितांत आवश्यक नहीं। दूसरे शब्दों में लोक रीति ए शुड बिहेवियर है, लोकाचार व्यवहार है जो लोकाचार कहा जाता है। अर्थात इसमें बोलने का क्या तात्पर्य हो रहा है कि जो लोक रीति होता है ना, वो शुड बिहेवियर मतलब हम लोग को करना चाहिए। एक जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े थे ना शुड और मस्ट। मस्ट मतलब एकदम करना चाहिए, और शुड बिहेवियर मतलब हाँ करना चाहिए, एक अच्छी बात है। तो वही बोला जा रहा है कि ये सब हमारे जो लोक रीतियाँ हैं वो हमारे शुड बिहेवियर की करना चाहिए। अगर जैसे आपसे कोई बड़े आते हैं तो आप उनको पैर छू के या हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी निंदा होगी, लेकिन इसके लिए आपको कोई सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो बात की जाएगी, स्कूल भी है, पड़ोस भी है, परिवार भी है, नातेदारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात आता है तो वो हो जाएगा परिवार, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति का प्रथम सामाजिकरण परिवार के अंतर्गत होता है।
सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहां सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यही होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्य एवं प्रतिमानों की जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो परिवार में ही होती है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। चूंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का ही सदस्य बना रहा है, इसलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण अभिकरण के रूप में आजीवन कार्य करता रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? तो न्यायपालिका है, धर्म है, आदर्श नियम है, लेकिन आपका अर्थव्यवस्था ये तो एक व्यवस्था है ना, तो ये सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं होगी। कैसे? देखिए, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरणों अथवा एजेंसी में शामिल है, आपका कौन कौन सा है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका परिवार हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा, आपके लोक रीति हो जाएंगे, आपके लोकाचार, धर्म, नैतिकता, आदर्श नियम, प्रथा, नेतृत्व, न्यायपालिका, राज्य, जनसंचार का माध्यम, शिक्षा, ये सभी हो जाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? किम्बल यंग, कार्ल मैनहेम, C.H. कुले या मैक्स वेबर? तो क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का वर्णन किनके द्वारा किया गया है? तो कार्ल मैनहेम जी के द्वारा। उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, जिसको परोक्ष भी बोला जा रहा है, सामाजिक नियंत्रण की चर्चा अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में की है। किसमें की है? मैन एंड सोसाइटी किसका है? कार्ल मैनहेम का है। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्राय प्राथमिक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता, पितृ, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी इत्यादि। अप्रत्यक्ष नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण से है। किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, फिर ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ठीक है, ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट, इस दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों प्रत्यक्ष और परोक्ष पे वर्गीकृत किया है? तो कार्ल मैनहेम, उन्होंने दो प्रकार का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन तथा अचेतन प्रकार की सामाजिक नियंत्रण किनके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स कूले ने चेतन तथा अचेतन, ऐसे कैसे आप सामाजिक नियंत्रण लिख लीजिएगा और उसका जो ये सारे पॉइंट है ना, एक एक करके लिखते जाइएगा। तो जब वो टॉपिक आप उठाइएगा तो उसमें आपको सारा ही पता चल जाएगा, रिविजन करने का बहुत ज़रूरत है। तो इसमें चेतन और अचेतन प्रकार सामाजिक नियंत्रण किनके द्वारा बोला गया है? तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा बोला गया है। चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन माने कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रकार का उल्लेख किया है। गुडविच तथा मूरे ने संगठित तथा असंगठित प्रकार का वर्णन किया है और कार्ल मैनहेम ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष का। तो देखिए, एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपका 3 क्वेश्चन निकलकर सामने आ गया। ठीक है, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों को ही आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन का उदाहरण है क्या? मान लीजिए अंतरजातीय अपने विवाह से बाहर अगर वो करता है तो ये किस प्रकार का नियंत्रण है? तो ये आपका आ जाएगा नकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत। कैसे? इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। साधारणतः ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति पंचायत कठोर दंड देती है और जाति निष्कासन कर देती है। यह नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वो अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार क्या। ये कथन है, ठीक है, मेनली ये क्या है? कथन है। तो यह कथन किनका है? तो ये कथन है ब्रियरली महोदय जी का। कथन याद रखिएगा, अगर इतना बड़ा नहीं भी याद रहेगा ना तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा
कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरण। ठीक है, इतना ही याद कीजिएगा। वो किसका हो जाएगा? बियरली महोदय का। तो बियरली का मत है कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित प्रक्रिया और अभिकरणों के लिए सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि या उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वो अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें जिनके ये सदस्य हैं। ठीक है, आर्बन एवं निमकॉफ के अनुसार व्यवस्था तथा स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है। क्या बोला जा रहा है? द पैटर्न ऑफ प्रेशर विच ए सोसाइटी एक्सर्ट्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश रूल्स इज नोन एज इट्स सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। रॉस की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट है। में सामाजिक नियंत्रण की बड़े विस्तृत अर्थों में व्याख्या की गई है। उनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण वे सब शक्तियाँ शामिल हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने ढांचे में ढालता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? प्रार्थना स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान, ये तो हमारा सामाजिक है व्यवहार। ठीक है, कौन सा नहीं? हम लोग देखते हैं अपनी ही जाति में विवाह करना, ये भी है। हड़ताल पे जाना, ये नहीं है। आयकर चुकाना, तो ये भी तो नियंत्रण है ना। आयकर चुकाना, तो ये भी तो नियंत्रण है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका डिटेल्स देखते हैं कि हड़ताल पे जाना सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता। प्रार्थना स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान करना, ये भी सामाजिक नियंत्रण है। इस प्रकार हिंदू समाज में अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी जाति में ही विवाह करे। ऐसा ना करने पर समाज दंड देता है या जाति से निष्कासित कर देता है। सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो व्यक्ति है उसको अपने आय के दायरे में रखने के लिए उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, तो ये भी सरकार के द्वारा नियंत्रण हुआ। अगर वो इसका पालन नहीं करता तो उसको जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो ये सब तो नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन हड़ताल करना ये तो कोई नियंत्रण नहीं है ना, ये तो आपका विरोध के अंतर्गत आ जाएगा, संघर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण पर लागू होता है? तो समाज भी है, धर्म भी है, कानून भी है, इसलिए तीनों ही इसके अंतर्गत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है कैसे? छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। देखिए क्या है कि हेनेवाल्ट महोदय का मानना है कि इस बात का समर्थन करते हैं कि समाज शास्त्रीय साहित्य में पर्याप्त प्रमाण है कि अधिक आधुनिक और विषम समुदायों की तुलना में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण छोटे पारंपरिक अधिक सजातीय समुदायों में अधिक मजबूत होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण ना रखे, या समाज नियंत्रण कठोर और कशावी हो। तो कठोर भी नहीं हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा भी प्रेशर आप किसी को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नियंत्रण उसको पूरा रखना होगा। देखिए इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। ये सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। समुचित सामाजिक संगठन हेतु तो यह आवश्यक है कि वो समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ओके, आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। जन रीति एवं प्रथाओं से संबंधित साधन कौन कौन से हैं? तो पर्दा प्रथा है, अंतर्जातीय विवाह है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है, लेकिन दहेज निरोध कानून ये नहीं है। ये तो कानून हो गया ना। तो सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार हैं, एक तो औपचारिक एवं अनौपचारिक। जन रीति प्रथा सामाजिक आदर्श ये सब अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे, और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में वे विधि आती हैं
जो समाज की आवश्यकता अनुसार अपने आप विकसित हो जाती हैं। पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये सब सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। औपचारिक साधन में क्या आ जाएगा, जिसको जानबूझकर नियंत्रण के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसको जानबूझ के बनाया गया। जैसे आपका सरकारी कानून हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, दंड हो गया, विधान हो गया, कोई अधिनियम हो गया, ये सब को तो जानबूझकर बनाया गया है ना, कि जिससे के द्वारा समाज के अंदर कंट्रोल किया जा सके। उसी प्रकार से दहेज निरोधन कानून सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा, वो अनौपचारिक प्रकार में नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है। तो इतना दूर पढ़ने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन चूज करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों का प्रतिपादन किया। किसने बताया है, तो बताया है रॉस महोदय में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग को याद रखना होगा रॉस ने औपचारिक एवं अनौपचारिक बताया है, किम्बल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक बताया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसलिए उस समय आंसर इसका नहीं दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल की एमसीक्यू अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को यूनिट वाइज सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाए। मैं 100% आपको को कंट्रोल कंप्लीट करवा दूँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।